गुड इवनिंग है मेरे सभी व्यूवर्स को, सभी स्टूडेंट्स को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही सुपर तरीके से आप कर रहे होंगे। तो आज आइए हम हमारे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, जो दो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं वॉइस को लेकर के, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं, उस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। सभी स्टूडेंट्स जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि आप क्लास को पूरी देखें, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी किसी की प्रॉब्लम है तो भी कोई सजेशन देना चाहे स्टूडेंट, ताकि उस चीज़ के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काम किया जा सके। और सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातें जो थी हमारी वो हो गई थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और कंक्लूड करते हैं इसको। देखिए, लास्ट जो हमारे स्पेशल रूल्स की बातें हुई थी, और स्पेशल रूल्स के अंदर हमने, ये हमारा रूल नंबर 8 है, 7 रूल्स जो हैं वो हमने कर लिए थे। और लास्ट जो हमारा था वो लेट, बिड और मेक को लेकर के था कि वो एक्टिव वॉइस के अंदर और पैसिव वॉइस के अंदर इन वर्ब्स का यूज़ कैसे होता है। यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर इनके बाद लेट, बिड, मेक के बाद अगर एक और वर्ब यूज़ करते हैं हम, तो वो टू के साथ यूज होता है या विदाउट टू के साथ यूज होता है। एक्टिव में कैसे होता है, पैसिव में कैसे होता है। एक्टिव में ये बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज हो रहे थे, और पैसिव वॉइस में हम टू प्लस V1 के साथ यूज कर रहे थे। किसको छोड़ करके? लेट को छोड़ करके। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी और उसमें कुछ जनरल रूल्स हुए थे, उस जनरल रूल्स के अंदर मैंने आप लोगों को जो फोर्थ रूल था वो बताया था कि यूज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, यानी कि एक एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज करना होता है आप लोगों को। लेकिन एप्रोप्रिएट तब कहा था मैंने कि जनरली आप लोगों को बाई का यूज करना है। लेकिन आज हम उस बात पर आगे बढ़ते हैं कि कभी कभी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो आपको बाई के यूज को अवॉइड करना होता है उन वर्ब्स के साथ, और उनकी जगह पर कोई और स्पेसिफिक जो प्रपोजिशंस होती हैं वो होती हैं। तो देखिए क्या कहा है इसने, बाई इज नॉट यूज्ड विद सर्टेन वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ क्या यूज नहीं होता, वही बात मैं कह रहा हूं, उनके साथ बाई का यूज नहीं होता, बल्कि या तो एट आ जाता है, किसी के साथ विद आ जाता है, किसी के साथ इन आ जाता है, किसी के साथ टू आ जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, यहां पर हमने लिखा कि आई नो हिम। अब ये बताइए, यो नो वर्ब जो है, अगर हम उसी तरीके से अगर इसको यूज करें तो किस तरह से करेंगे? तरीका वही रहेगा। हमारे सारे रूल्स जो जनरल है, भाई ही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने बनाया क्या? सब्जेक्ट। हिम को ही। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। और दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हुआ तो अगले टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, एक का दो, तीन का चार, याद रखिए। तो ही इज वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा नॉन, बाई का प्रयोग और आई चेंज इनटू मी। देखिए, ऐसा एक ऑप्शन आपको जब चार ऑप्शन देगा तो एक ऐसा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? एग्जाम में मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि ये हमारे जो 5 जनरल रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन नो जो वर्ब है वो एक ऐसी वर्ब है कि जिसके साथ आप लोगों को बाई का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि नो के साथ क्या यूज होगा? नो के साथ टू का प्रयोग होगा। तो यहां पर देखिए, इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा? ही इज नोन टू मी। ही ये बना रखा है, देखो, ही इज नोन टू मी। तो यहां पर विशेष याद रखना है कि नो जो वर्ब आती है जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता। अगला एक वाक्य है, हर सडन अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन। तो बाकी सारी चीजें ठीक हैं कि एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड। अब यहां पर देखिए एट लगाया हुआ है, कहने का मतलब सरप्राइज के साथ बाई नहीं लगेगा, सरप्राइज के साथ टू नहीं लगेगा, सरप्राइज के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। इसी तरह हमने
हो गया एक। अच्छा, ये सरप्राइज का ही रिजल्ट है, तो देखिए सरप्राइज के साथ यहाँ पर एट लगाया हुआ है। हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक, कुछ बहुत कम वर्ब्स हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और वो जैसे ही आप इनको देखोगे और 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ये दोस्तों सेट हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं आपको एक देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। हमने कहा हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब आई शॉक। अब यहाँ पर देखिए आई वॉज शॉक्ड एट। अब यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है, एट लगाया है। अगला है हमारा इनगल्फ, तो इनगल्फ के साथ दोस्तों क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि बहुत सर्टेन वर्ब्स हैं, बहुत कम है, अभी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर की है। देखिए नोन के साथ टू लगता है, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड और स्टार्टल। पहली बात तो ये है कि ये दोस्तों चारों वर्ड एक ही मीनिंग को कन्वे करते हैं, सिनोनिम्स है, और इन सभी के साथ आप लोगों को क्या लगाना है, एट का प्रयोग करना है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए वेक्स्ड के साथ भी एट, एनॉयड। अच्छा यहां पर देखिए एनॉयड विद समबडी और एनॉयड एट समथिंग, ये क्या है, कहने का मतलब जब आप पैसिव वॉइस में एनॉयड को यूज करोगे तो उसके साथ क्या यूज करोगे, एनॉयड के साथ आप विद भी यूज कर सकते हो, और एनॉयड के साथ आप एट भी यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे या दोस्तों एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे, यानी कि क्या हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट। देखिए एनॉय का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, नाराज होना होता है। अब यहां पर उसने कहा कि एनॉयड विद समबडी, यानी कि देखिए नाराज आप किसी इंसान से हो तो आप लगाइए, जैसे आई एम एनॉयड विद यू, आई एम एनॉयड विद यू, मैं आपसे नाराज हूं। क्यों भाई, क्योंकि आप सेशन को शेयर नहीं करते हो, लाइक कमेंट नहीं करते हो, इसीलिए मैं आपसे दोस्तों नाराज हूं। हैव यू गॉट इट। चलिए आ जाइए, ये तो मजाक था एक। ठीक है, देखिए जब आप किसी पर्सन से, किसी इंसान से नाराज होने की जब बात करते हो तब हम विद लगाएंगे। लेकिन देखिए आप किसी की एक्टिविटी से, किसी के बिहेवियर से भी तो एनॉय हो सकते हो, इंसान से नहीं हो, उसने कोई एक्टिविटी ऐसी की और आप कह रहे हो यार ये एक्टिविटी आपकी मुझे पसंद नहीं आई, मैं आपकी इस एक्टिविटी से बिल्कुल भी क्या हूं, सेटिस्फाई नहीं हूं, आपसे मैं नाराज, आपकी ये जो एक्टिविटी है ये मुझे पसंद नहीं आई। तो देखिए एनॉयड आप किसी भी एक्टिविटी से हो सकते हो, किसी एक्टिविटी से हो सकते हो, या इसको मैं कहूं बिहेवियर से हो सकते हो, तब हम यूज करेंगे एट। और जब किसी पर्सन की बात आए कि किसी इंसान से नाराज हो तब आप यूज करोगे एट, सॉरी विद। हैव यू गॉट इट। ये बात थी आप लोगों को, ये छोटी छोटी बातें हैं, और बाकी आप लोगों के साथ देखिए कंटेन्ड इन, कंटेन्ड इन एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा दिस बॉटल कंटेन्स वाटर। वैसे एग्जाम्पल सारे आपको दिए जा चुके हैं, पहले समझ गए होंगे। तो देखिए दिस बॉटल कंटेन्स वाटर, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वाटर कंटेन्स है, कंटेन्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दोस्तों हमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम देखेंगे वाटर सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये सिंगुलर है तो वाटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। अब यहां पर देखना है कि कंटेन जो वर्ब है इसके साथ इन का प्रयोग हो रहा है, कंटेन के साथ आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है, तो हम इन लगा देंगे, इन दिस बॉटल। बताइए बात समझ। तो इसी तरह ये कुछ वर्ब्स हैं, इम्बॉडीड के साथ इन है, क्रैम्ड के साथ विद है, थ्रोंग्ड विद है, डेकोरेटेड विद है, फिल है, ये फिल
फिल्ड विद है, ऑर्नामेंटेड विद है, इनगल्फ्ड इन है, टायर्ड ऑफ है। हैव यू गॉट इट? तो ये सर्टेन वर्ब्स हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि असर्टिव सेंटेंस को लेकर के हमारे जितने भी स्पेशल रूल्स थे उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट हमारे पास होगा, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे हम दोस्तों चेंज करेंगे, तो उसकी बात हम करते हैं। चलो देखिए, इंटेरोगेटिव अगर वाक्य आ जाता है, इंटेरोगेटिव वाक्य, इंटेरोगेटिव वाक्य सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य जो होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर वो WH वर्ब से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब से। देखिए हेल्पिंग वर्ब से अगर हम कहें, हमने कहा डू यू प्ले फुटबॉल। अब यहां एक बात को समझिए, ये वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो यहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो उसका जो पैसिव कंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी आपको इंटेरोगेटिव में रखना है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। देखिए अगर हम ये देखें तो ये टेंस कौन सा है, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही तो डू डज आ रहा है। अगले टेंस के अंदर क्या आता है, इज एम आर आता है। तो पहले तो इसको ये समझिए कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है, ठीक है दोस्तों, और ये इसका रहा है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे फुटबॉल। अब इस फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या यूज करें, इज, लेकिन हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव रखेंगे। तो इज फुटबॉल, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही बाई का प्रयोग, और यू का यू रहेगा। हैव यू गॉट इट? अगर जो भी बिल्कुल बिगिनर है, किसी को नहीं समझ आ रहा है, तो देखिए स्टेप वाइज समझिए। अगर हम इसको ऐसे करें, हम स्टेप लेते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि इस वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लें। अब असर्टिव में करेंगे तो क्या होगा, यू प्ले फुटबॉल। भाई असर्टिव सेंटेंस जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, और अफर्मेटिव की बात करते हैं तो डू डज का प्रयोग नहीं होता है। अब हमारे पास आ गया क्या, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि इस वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए वही हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट फुटबॉल, अगले टेंस की हेल्पिंग ऑफ इज एम आर, फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज, फुटबॉल इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाई का प्रयोग, और यू का यू रहेगा। ये हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात क्या है, हमें तो सर इसकी करनी है। अगर इसकी करनी है तो एक बात बताइए कि इंटेरोगेटिव वाक्य जो होता है वो कैसे बनता है, उसकी कंस्ट्रक्शन जब हम बात करते हैं तो हमने यही कहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो भाई नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो यही होगा कि सर इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस का, उसको हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। तो हम इज कर देंगे, इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। अब ये इंटरोगेटिव होगा, लास्ट में हम क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। बताइए बात समझ आई या नहीं? अब ये जो है ना, ये है हमारा इसका पैसिव वॉइस। क्लियर है? तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके अंदर कुछ नहीं है, एज इट इज रखना है, वही बातें करनी है। आपको क्या यूज कर देना है, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव में ही रख देना है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्वाइट सिंपल। अब जो नेक्स्ट बात आती है, देखिए इंटरोगेटिव का एक दूसरा फॉर्म जो होता है वो होता है WH वर्ड। कि आपको WH वर्ड जो है वो अगर आता है तो आप कैसे करोगे। देखिए WH वर्ड के अंदर आप लोगों को बताया गया है कि हु जो होता है ना वो चेंज हो जाता है बाई हुम में, ये आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। और अगर हुम आता है
तो वो चेंज हो जाता है हु के अंदर। सबसे पहली बात, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये भी वही 5 ही जनरल रूल्स हैं, इनमें कोई अलग से नया, कोई भी हु को बाई हुम में चेंज कर रहे हैं, ये क्या प्रोसेस है, इस बात को समझिए। मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों ने हु को यूज किया, हु, हुम को यूज किया, और आपने एक वर्ड होता है हुज, तो आपने प्रोनाउन के अंदर जब केसेस पढ़े थे तब आप लोगों को बताया था कि भाई हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जिस तरह आई सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट, तो इसी तरह बच्चे हु सब्जेक्ट होता है और हुम ऑब्जेक्ट होता है, और ये पॉजेसिव होता है। जिस तरह आई, माई, मी आप पढ़ते हो कि आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट और माई क्या है, पॉजेसिव है। तो सेम बात है कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव है। तो चलिए इसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे, हमें सिर्फ दो की जरूरत है। अब आप ये देखिए कि सर हु को कन्वर्ट कर रहे हो आप हुम के बाई हुम में। भाई हु जो है वो सब्जेक्ट है, और रूल क्या कहता है, दो रूल हमारे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। तो सेम बात होगी कि हुम को ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करेंगे, और अगर ये हु है तो इसको हम ऑब्जेक्ट करेंगे। तो क्वाइट सिंपल है, जिस तरह हम आई को मी में कर रहे हैं तो मी को वापस आई में कर रहे हैं, सेम बात वही है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और हु को हम बाई हुम में नहीं कर रहे, बाई तो अपने रूल की जगह पर खड़ा है, बाई तो अपने रूल की जगह पर खड़ा है। जो हमारा फोर्थ जनरल रूल था कि प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग उसके लिए आ रहा है, और वो बाई किसके लिए आता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए ही तो आता है, उस एजेंट के लिए ही आता है। तो जब इसको हम सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रपोजिशन का यूज हो रहा है वो तो अपनी जगह पर है। तो हमने हु को बाई हुम में नहीं किया दोस्तों, हु को हुम में किया है। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए मैं अगर आपसे ये कहूं हु डिसीव्ड यू, क्या कहा मैंने, हु डिसीव्ड यू। अब यहां पर देखिए इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सर इस वाक्य का सब्जेक्ट तो यही है, ये अपने आप में वर्ब है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं है। यू जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम करेंगे सब्जेक्ट यू। अब डिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो जो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है वो अगले टेंस, एक का, दो, तीन का, चार, तो वॉज वर और यू के अकॉर्डिंग वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही डिसीव्ड बाई का, बाई का प्रयोग। अब हु जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। बताइए इसमें कोई दिक्कत, सेम कॉन्सेप्ट है, सारी की सारी वही चीजें हैं। तो अब बात आती है कि सर हमें ये क्वेश्चन फॉर्म में है, और इस क्वेश्चन फॉर्म में करने के लिए क्वेश्चन जब भी किसी भी सेंटेंस का बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होंगे, और अगर WH से क्वेश्चन है तो वो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से भी पहले होगा, यानी कि शुरुआत हमें WH वर्ड से करनी है। तो इसलिए हमने क्या कहा, बाई होम। अब बात आती है कि सर ये बाई क्यों लगा रहे हैं, ये बाई तभी तो है जब ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये बाई तभी तो है जब ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, जब ये ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने कहा था एवरीवन, समवन, समबडी अगर आते हैं तो हमें उनको पैसिव वॉइस में, यानी कि अंडरस्टूड अगर नाउन आती है या फिर इनडेफिनेट प्रोनाउन आता है तो हमें वो पैसिव वॉइस में लगाने की जरूरत नहीं है। अब पैसिव वॉइस में हम जब वो इंडेफिनेट प्रोनाउन या अंडरस्टूड नाउन नहीं लगा रहे तो बाई भी तो नहीं लगा रहे थे। इट मीन्स बाई तो जो एजेंट काम करता है उसके लिए यूज होता है। तो अब यहां पर ये ही एजेंट है, यही ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है तभी तो हम बाई लगा रहे हैं, तो बाई इसके साथ रहेगा। और अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो हमारे पास वही यू है, लेकिन जब क्वेश्चन फॉर्म में कर दिया तो वही यू से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी, तो बाई होम वर यू, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब साइन ऑफ इंटरोगेशन हो गया। अब ये के लिए, अब देखिए, अब आप समझिए कि हमने हु को बाई हुम में बदला है या हु को हुम में बदला है।
तो हमने केवल हु को हुम में बदला है, बाई अपनी जगह पर है। लेकिन इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि वो लिखा आपने देखा होगा कि हु को बाई हु में, बाई अपनी जगह पर है, अपने रूल के अकॉर्डिंग है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट ही है, इसी के साथ ये बाई आया हुआ है। अब बात आती है कि सर क्या इस बाई को पीछे नहीं लगा सकते, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बाई को आप पीछे लगा सकते हो, लेकिन जब आप इसको पीछे लगाओगे तो ये कन्वर्ट रहेगा, ये हु रहेगा, हु के अंदर ही, यहां पर फिर ये हुम नहीं रहेगा, हु वर यू डिसीव्ड बाई हो जाएगा, बाई को आप पीछे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू गॉट इट? तो ये बात थी, हु को हुम में चेंज करना है और हुम को वापस हु में चेंज करना है। इज इट ओके? अब देखिए फिर वापस दोबारा से एक बार हुम का एग्जांपल भी समझिए। आप देखिए, मैंने कहा whom will you kill? अब मुझे ये बताइए, यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है हमें सबसे पहले, चेंज तो बाद में करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब क्वेश्चन फॉर्म में, इसलिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। और हुम अभी अभी बताया ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इट मींस ये हुम। अब कहोगे सर हुम पहले क्यों लगा हुआ है, तो बेटा डब्ल्यूएच से क्वेश्चन बन रहा है, और क्वेश्चन बनाना जो होता है वो इनवर्जन स्टाइल में लिखा जाता है, इसलिए क्वेश्चन है, इसलिए हम डब्ल्यूएच वर्ड को आगे लेकर आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से। अगर इसको ऐसे करेंगे तो देखिए समझिए, एक एक स्टेप आपको समझा रहा। मैंने कहा यू विल किल whom, भाई यही सेंटेंस तो है हमारे पास, ये कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। भाई अगर इसकी जगह पर हम कोई ना कोई नाम देंगे XYZ किसी को भी, तो वो ऑब्जेक्ट ही तो हुआ, इसलिए उस वर्ड की जगह पर ही तो हुम लगाया है, तो अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन फिर बात वही आती है सर हमें क्वेश्चन फॉर्म में करना है, क्वेश्चन फॉर्म में करना है, इसीलिए ये क्या होना चाहिए कि सर ये डब्ल्यूएच वर्ड आगे होना चाहिए, और क्वेश्चन है इसलिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो यही वाला फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम स्टेप वाइज स्टेप समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव के अंदर यही एक बात है जो आप लोगों को समझनी है, बाकी कोई इसमें ऐसा रूल नहीं है जो आपको दिक्कत करे। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। देखिए इसको चेंज करिए आप, एक एक स्टेप से आप लोगों को समझ आएगा। अब हमने कहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको बनाया सब्जेक्ट हु। अब विल सेल प्लस V1, टेंस कौन सा, तो आप कहोगे सर ये टेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और वैसे भी ये क्या है, मॉडल है, तो हमें बी लगाना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। विल बी अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मर्डर्ड, अच्छा किल है, किल का किल्ड, ठीक है भाई, किल का किल्ड, बाई का प्रयोग, बाई, और सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो बाई यू साइन ऑफ। बताइए क्या दिक्कत, कोई सिंगल स्टेप भी चेंज नहीं हुआ, फर्क सिर्फ मेरे दोस्तों इतना है कि हम ठीक से बातों को समझ नहीं पाते, हम केवल रट लेते हैं कि हु को बाई हुम में कर दो, हुम को हु में कर दो, कुछ नहीं बदला है, वही 5 जनरल रूल्स हैं यहां पर। बताइए एक भी सिंगल चीज बदली है तो, लेकिन हम जैसे ही इस हु हुम को देखते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये हु विल बी किल्ड बाय यू, ये इसी की पैसिव वॉइस है, ये मैंने आप लोगों को करके समझाया है कि ऐसा क्यों है, कुछ भी अलग से नहीं बदला इसमें। हैव यू गॉट इट? तो ये बात थी हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर के। एग्जांपल्स ये हैं आप लोगों के सामने जो यही है। अच्छा यहां पर एक बात और देखिए, व्हाट को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए हमने कहा व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, और हमने कहा कि व्हाट मेक्स यू एंग्री। अब देखिए हमने यहां तो सर व्हाट को कर दिया बाई व्हाट में, लेकिन यहां तो हमने व्हाट को व्हाट में ही रखा है। ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर व्हाट को बाई व्हाट में भी चेंज करते हैं,
और वट को वट में भी रहने देते हैं, यानी कि बात वही बाई अपनी जगह पर है, इस बात को ध्यान रखना, वट बाई अपनी जगह पर है, लेकिन कब उसके साथ बाई लगाते हैं और कब नहीं लगाते इस बात को समझने की कोशिश करिए। दोनों सेंटेंसेस के अंदर मैंने कहा व्हाट आर यू राइटिंग के अंदर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप सब्जेक्ट क्या है। अब आप देखोगे कि इसमें सब्जेक्ट सर यू है, सब्जेक्ट ये है ना, लेकिन दूसरे वाक्य की अगर मैं बात करूं कि व्हाट मेक्स यू एंग्री, तो सर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बात समझ आई? इसमें जो व्हाट यूज हुआ है वो व्हाट जो है वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, इसमें अपना एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, लेकिन इसमें व्हाट जो है वही सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है। अब बात आती है कि सर ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो इसके साथ बाई क्यों लगाना है, क्योंकि व्हाट जब यहां पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट से ठीक पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज कर रहे हैं, हमने अभी इतनी देर से यही बातें समझी हैं। तो ये जब सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट जब बना रहे हैं, इसको जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी बाई वट का प्रयोग करना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वट जो है वो सब्जेक्ट में भी वट रहता है और ऑब्जेक्ट में भी उसका केस वट ही रहता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ एक WH वर्ड के रूप में यूज किया गया है, यहां कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर ये यूज नहीं हो रहा है। व्हाट आर यू राइटिंग। अब बात आती है कि यहां पर जो है व्हाट मेक्स ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको उसी तरीके से आप कंफर्म करिए कि सर अगर इसको हम कहेंगे कि व्हाट मेक्स यू एंग्री तो व्हाट की जगह पर कोई ना कोई आंसर देंगे ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा योवर टीजिंग, योवर वॉकिंग, योवर टॉकिंग मेक्स यू एंग्री। हैव यू गॉट इट? तो ये मेरे बच्चे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर व्हाट आर यू, यहां पर सब्जेक्ट हमारा ये है, ये जो यूज होगा ये अपने आप में ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा, और ऑब्जेक्ट है ही तो हमने इसको ऑलरेडी व्हाट में रख दिया। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, सब्जेक्ट तो हमारा ये है, और सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसीलिए उससे पहले बाई लग गया, तो इस सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया ना, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहां पर भी ये सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया है। हैव यू गॉट इट और नॉट, बताइए। बात समझ आई? तो ये बात है कि व्हाट के साथ कब हम बाई लगाते हैं और कब नहीं लगाते, इस बात को समझ लीजिए कि व्हाट जो है मेरे बच्चे वो अगर वाक्य में सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस करते समय हम उसको क्या कर देंगे, बाई वट। क्यों कर देंगे, ये हमने किया है कि सर सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले वट, सॉरी ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग हमें करना है। बताइए बात समझ आई या नहीं, क्लियर? तो ये बात है, इसलिए इसका बनाया व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, और यहां बनाया हमने बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। हैव यू गॉट इट? चलिए अगला देखिए, हु टीचेस यू इंग्लिश, ये हमने कर दिया, अभी अभी किया है कि भाई ये हु है बाय हुम में, और अदरवाइज आप बाई को पीछे लगाना चाहते हो तो आगे हु हो जाएगा, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था। तो कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है, तो ध्यान रखना बोथ आर करेक्ट। हुम का हो गया हमारा, ये सारे एग्जांपल्स हैं। विच गर्ल, अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, विच गर्ल की अगर हम बात करें तो देखिए विच गर्ल हेल्प्ड यू। अब यहां पर विच से क्वेश्चन तो हो रहा है, लेकिन भाई यहां पर जो है ये गर्ल ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ये जो विच लगा हुआ है ये तो इस गर्ल के लिए लगा हुआ है ना एक डिटरमिनर की तरह। इंटेरोगेटिव डिटरमिनर जो होता है वो हमारा विच है। अब ये विच जो है गर्ल के साथ लगा हुआ है तो यहां पर भी गर्ल के साथ लगा हुआ है, यानी कि ये कोई अलग से वर्ड नहीं है, यानी कि ये प्रोनाउन या नाउन नहीं है, ये सिर्फ नाउन के साथ है, और इस नाउन के अकॉर्डिंग ही यहां पर बाई लगाया गया है, क्योंकि इसको हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया, इसीलिए इस बाई को इस नाउन से पहले लगाया, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। विच गर्ल हेल्प्ड यू, बाई विच गर्ल वर यू हेल्प्ड। हैव यू गॉट इट?
तो कहाँ बाई का कॉन्सेप्ट, बाई यूज कब होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम बाई का यूज क्यों कर रहे हैं। तो जब हमें ये पता चल गया कि क्यों कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप लोगों को अब आसानी से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कहाँ पर बाई हमें लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना। क्योंकि बुक्स के अंदर यही बातें हमें कंफ्यूज करती है, सर कहीं तो वट के साथ बाई लगा रखा है, कहीं वट के साथ नहीं लगा रखा। तो इस तरह की बातें आप लोगों को समझनी है। ठीक है, ये था हमारा इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट। क्या था ये हमारा इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट था। देखिए बच्चे, अब आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस को समझिए। अब सबसे पहली बात कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस हो। अब यहां पर जब इंपेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो दो बातों को देखना है। सबसे पहली बात कि इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर नॉन कन्वर्सन रूल्स लागू नहीं होंगे। एक बात, सबसे जो मेन बात है वो क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस पे जो हमने फर्स्ट क्लास से यानी कि कन्वर्सन से पहले नॉन कन्वर्सन रूल्स करवाए थे, और उनके अंदर ये बताया गया था अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर वो रूल्स लागू नहीं होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसकी हर हाल में क्या बनेगी, पैसिव वॉइस बनेगी। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम एक तो देखते हैं कि जिनमें ऑब्जेक्ट हो सकता है यानी कि विद ऑब्जेक्ट, और एक हो सकता है जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट। दो तरह से होते हैं। अब यहां पर समझिए, देखिए हमने कहा ब्रिंग ए बुक, तो ये हमारी है मेन वर्ब और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। हमने कहा ओबे योर पेरेंट्स, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने कहा डोंट रीड बैड बुक्स, तो रीड हमारी मेन वर्ब है, नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव बनाने के लिए डोंट लगा दिया, और बैड बुक्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। डोंट गो देयर, अब यहां पर देखिए ये नेगेटिव बनाने के लिए यूज किया गया है, ये मेन वर्ब है, लेकिन देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो हमारे सामने डिस्कशन क्या निकला कि देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है यानी कि, और विदाउट ऑब्जेक्ट क्या वाक्य भी बन सकता है। अब बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को विद ऑब्जेक्ट देखते हैं, कैसे देखते हैं, विद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जब विद ऑब्जेक्ट आपने देखा है तो आपने बहुत बार देखे हैं पैसिव वॉइस के दो तरीके। पहला तरीका है कि आप पहले ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है। दूसरा, आप अपनी तरफ से यूज करिए शुड प्लस बी और प्लस V3। एक तरीका मेरे बच्चे, पहला तरीका आपने ये पढ़ा भी होगा कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। दूसरा तरीका कि हम सर इसको लेट से शुरू कर सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ये दो तरीके हैं जिनसे आप ऑब्जेक्ट वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनको क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। अब इन दोनों ही तरीके से हम एक बार करके देखते हैं। पहला तरीका हमने कहा कि पहले ऑब्जेक्ट को लें, तो देखिए पहला तरीका, पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा ए बुक, उसके बाद हमें शुड भी लगाना है और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, यानी कि हमारे पास सारी रिक्वायर्ड चीजें हैं यहां पर। अब अगर हमने दूसरा तरीका हमने कहा लेट से लगा सकते हो, तो हमने कहा लेट अपनी तरफ से लगाएंगे, लेट अ बुक बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो तरीके आप लोगों ने पढ़े हैं और दोनों ही तरीके से हमने चेंज कर दिया। एक बार दूसरे को और करके देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। पहला तरीका हमारा योर पेरेंट्स, हमें अपनी तरफ से शुड बी का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबे की ओबेड, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। और इसी का दूसरा तरीका है लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड।
देखिए दोनों तरीकों से हमने यूज कर दिया मेरे बच्चे। कहानी शुरू होगी अब क्या करता है एग्जाम में, जब आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो अगर ये वाक्य आ जाता है या ये वाक्य आ जाता है, नहीं वाक्य आ जाता है, तो ये ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। अब बात आती है सर प्रेफरेंस किसको दें। क्या बात आएगी कि सर दोनों तरीके से हो सकता है, और हमने इसको कई बार पढ़ा भी है और बुक्स के अंदर दे भी रखा है, और काफ़ी सारे, और स्कूलिंग के अंदर तो बहुत पढ़ाते थे इस बात को कि सर आप ऐसा भी चेंज कर सकते हो, आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ एग्जाम के अंदर बेटा आप लोगों का गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन दोनों देगा और दोनों ऑप्शंस में से आपके पास चॉइस नहीं है कि किसी एक को चुनोगे और दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि दो ऑप्शन तो सही नहीं होंगे ऑप्शन के अंदर अगर एग्जाम में आ रहा है। और ना ही वो तीसरा एग्जाम जो ऑप्शन है वो ऐसा देगा कि ए एंड बी, ऐसा भी नहीं देगा। अब समस्या आ जाती है कि सर ने तो हमें दोनों बताए थे, ठीक है बुक में तो दोनों लिखे हुए हैं, और अब देखिए मेरी बात, अब मेरी बात को समझिए कि बेटा ये जो शुड है ना, देखिए शुड का प्रयोग हम कब करते हैं? शुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस की सेंस क्या हो, सजेस्टिव हो। मैं कहूं एडवाइस या सजेशन हो, यानी कि सजेस्टिव सेंस हो, तो आपको शुड को प्रीफर करना है, लेट को नहीं। लेकिन जब वाक्य में ऑर्डर या कमांड हो, ऑर्डर या कमांड हो, तब आपको लेट प्रीफर करना है, शुड नहीं। तो आइए एक बार देखते हैं। हमने कहा ब्रिंग ए बुक, तो बताइए क्या इसमें कोई सजेस्टिव सेंस है? नहीं है, तो सेंस इसमें ऑर्डर वाली आ रही है कि बुक लेकर आओ, ठीक है। तो यहां हम इसको गलत करेंगे और मेरे बच्चे लेट वाले को सही करेंगे। लेकिन जब हमने ओबे योर पेरेंट्स की बात की, तो इसमें ऑर्डर वाली बात नहीं है, इसमें सजेशन वाली बात है, एडवाइस वाली बात है। और जब एडवाइस की या सजेशन की बात हो, तब हम शुड को प्रीफर करेंगे, लेट को नहीं बच्चे। यही बात आपको समझनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसकी दो होते हैं उनके अंदर आपको प्रेफरेंस पे चुनना है, क्योंकि ऐसा स्पेसिफाइड नहीं कि हर हाल में सर इसको प्रेफरेंस पे रखेंगे। आपको सेंस को समझना है कि किस सेंस के अंदर हमें शुड यूज करना है और किस सेंस के अंदर हमें लेट यूज करना है। हैव यू गॉट इट? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा बात समझ में। इन बात को ध्यान रखें, सजेस्टिव सेंस, क्योंकि आपने मॉडल्स के अंदर पढ़ा है कि शुड का प्रयोग सजेशन और एडवाइस के लिए होता है, तो ये बात ध्यान रखिए। इज इट ओके? चलिए अब डोंट रीड बैड बुक्स, अब ये भी तो सजेशन वाली बात है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो देखिए दोस्तों, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को नेगेटिव रखेंगे, वही सजेशन वाली बात है। तो हमने कहा बैड बुक्स शुड नॉट, अब ये नेगेटिव है ना, ये डोंट हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पर डू डज वाला मत समझ लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये डोंट नेगेटिव के लिए बनाया जाता है बच्चे। तो बैड बुक्स शुड नॉट बी रेड, ये बात थी हमारी जब ऑब्जेक्ट हो। तीनों के अंदर ऑब्जेक्ट है हमारा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट इसमें कंप्लीट हो गए, क्लियर है। अब बात आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो। आप लोगों के सामने डोंट गो देयर। अब बात आती है कि सर डोंट गो देयर अगर है तो इसके अंदर ये तो नेगेटिव के लिए है और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमारे पास तो क्या बच गई? केवल एक वर्ब बच गई। सर इसको कैसे चेंज करेंगे? इसमें तो चेंज करने वाली कोई चीज है ही नहीं, यानी कि तो बेटा मैंने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हर हाल में उसका एक्टिव से पैसिव बनेगा। देखिए अब हमने कहा डोंट गो देयर, अब यहां पर ये भाव जो है ये कैसा आ रहा है? देखिए यहां पर तो किसका भाव आ रहा था? सजेस्टिव सेंस था, लेकिन इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। अब यहां पर डोंट गो देयर ऑर्डर वाली सेंस आ रही है, तो देखिए मना और है कैसा? नेगेटिव है। तो इसको हम दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप यूज करो यू आर। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो देखिए रिक्वेस्ट भी हो सकती है, वो ऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर रिक्वेस्ट की बात है,
सजेशन की बात है, एडवाइस की बात है, उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड, ये कर सकते हो। तो यहां ऑर्डर की क्या है, तो यू आर ऑर्डर्ड। आपने क्या है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि 2 + v1 का यूज आगे करना है, ऑर्डर्ड के बाद 2 और प्लस v1 है तो वी गो है, लेकिन हमें नेगेटिव करना है। तो बच्चे एक बात ये भी एक ऑप्शन में आएगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट गो देयर। देखिए एक ऑप्शन तो हुआ हमारे पास, ये ऑप्शन में ऐसे आते हैं। अब बात आती है कि सर नेगेटिव को हमने नेगेटिव रख दिया, आपने बताया यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, आपको यूज करना है, बाकी सेंटेंस को v1 से आगे बढ़ा देना है। अब बात आती है, एक बात का यहां पर इन्फिनिटिव जो है उस बात का ध्यान रखेंगे, 2 + v1 हमेशा साथ आएगा। इसको हम कोई भी इसके बीच में वर्ड डाल करके क्या नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको स्प्लिट एरर कहते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव स्प्लिट हो गया है। इसलिए क्या करेंगे, इस नोट को हम पहले रखेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, इस नोट को हम कहां रखेंगे, पहले रखेंगे, और नॉट टू गो, तो 2 + v1 एक साथ हो जाएगा। हैव यू गॉट इट। इसको देखिए मना करने के भाव को हम फॉरबिड से भी कर सकते हैं, इसी का एक दूसरा तरीका, इसी का एक दूसरा तरीका। अगर मैं इसको मना करने वाले सेंटेंस में लिखूंगा तो देखिए कैसे लिखूंगा, तो आप वो देखिए, मैंने कहा कि यू आर फॉरबिडन, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉरबिड की फॉरबिडन होती है, यू आर फॉरबिडन। अब बात आती है सर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हमने नोट किया सर, अभी अभी आपने बताया, उसके बाद 2 लगाएंगे, यू आर फॉरबिडन नॉट टू गो देयर। बताइए मेरे चैंपियंस, क्या इस तरह की बातें हमने की हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया है। अब यहां पर फिर से आप एक गलती कर रहे हो, और यही एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें। देखिए यहां हमने ऑर्डर किया, नेगेटिव था, इसलिए हमने क्या सर, नोट का प्रयोग हमें करना था 2 से पहले, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे फॉरबिड का मतलब ही नेगेटिव है, वो तो पहले ही इसी में कह दिया उसने मना करने के लिए, और जब फॉरबिड आ गया तो बताइए इस नोट की क्या जरूरत है आपको। तो ये दोनों तरीके आप लोगों को, दोनों में से यहां दोनों ही ठीक हैं, एक ही मिलेगा इन दोनों में से, यहां पर दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यहां पर गलती क्या दे सकता है वो इस तरह के सेंटेंस में, वो गलती 2 बीच में डाल करके, यानी कि इन्फिनिटिव को स्प्लिट करके देगा एक तरीका, और यहां पर फॉरबिडन के साथ नॉट देगा। तो आपको ध्यान रखना है फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव है और उसके साथ नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने फॉरबिड भी लगा दिया और नॉट भी लगा दिया तो सेंटेंस तो पॉजिटिव बन गया, जबकि हमारे पास सेंटेंस तो नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। हैव यू गॉट इट। तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि फॉरबिड के साथ नॉट नहीं, और नॉट अगर लगा रहे हैं तो नोट 2 + v1 के बीच में नहीं, नोट पहले लगेगा, 2 + v1 बाद में लगेगा दोस्तों। हैव यू गॉट इट और नॉट, क्लियर है। तो ये बात थी आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर के, ठीक है। ये सारे के सारे जो इंपेरेटिव की बातें हैं वो आप लोगों को बताई हैं। अब इंपेरेटिव के आगे की बात जो है वो देखिए, देखिए हमने रूल सेट किया है नेक्स्ट स्टॉप को लेकर के, जिसको आप कह सकते हो स्टॉप रूल। अब यहां पर दिक्कत क्या है, देखिए 2 तरह से स्टॉप से आपको एक्टिव वॉइस के मार्क के मिल सकते हैं। देखिए मैंने कहा स्टॉप द मशीन, इसमें हमारी कोई दिक्कत है नहीं, स्टॉप द मशीन, स्टॉप द मशीन। तो इसको लेकर के आप लोगों को देखो क्या करना है कि जब स्टॉप के बाद ऑब्जेक्ट हो, जब स्टॉप के बाद एक ऑब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम, आप उस तरीके से भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अदरवाइज क्या, यू आर टोल्ड या डायरेक्टेड, भाई स्टॉप द मशीन। देखिए जब ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है तो नॉर्मल सेंस में अगर हम कहें कि भाई इस मशीन को रोक दो, तो ये ऑर्डर नहीं है, और इस सेंस में हम टोल्ड या डायरेक्टेड लगा सकते हैं। तो यू आर टोल्ड या यू आर डायरेक्टेड टू, और बाकी का जो वाक्य बच गया यानी कि स्टॉप से, स्टॉप द मशीन, ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेट द मशीन बी स्टॉप्ड हो सकता है, कोई दिक्कत
नहीं है, वो हमारा रूल इसके ऊपर फिट बैठता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब है कि देखिए स्टॉप के बाद कभी कभी क्या आ जाता है, V1 प्लस ING आ जाता है, यानी कि जीरेंड आ जाता है। अब जब जीरेंड आ जाए तब आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, तब आपको करना है कि यू आर फॉरबिडन। आपको क्या लिखना है, यू आर फॉरबिडन प्लस फ्रॉम और प्लस जीरेंड से लेकर वाक्य एंड तक। तो इसको हम क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन फ्रॉम क्रिएटिंग रकश इन द मीटिंग, यानी कि यहां तक, आगे एज इट इज। क्लियर है, ये स्टॉप रूल था, इंपॉर्टेंट है। क्या देखा आपने कि सर अगर स्टॉप के बाद यहां पर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल रूल हमारा हो गया, उसको यू आर टोल्ड या यू आर डायरेक्टेड से कर सकते हैं, या लेट से भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर स्टॉप के बाद जीरेंड होता है, स्टॉप के बाद अगर जीरेंड होता है, तो स्टॉप के बाद जीरेंड है तो आपको करना है यू आर फॉरबिडन फ्रॉम, यहां ये आपको अपनी तरफ से लगाना है और फिर जीरेंड से वाक्य एंड तक। इज इट ओके? अब बात आती है नेक्स्ट जो है वो हमारी है लेट रूल। बेटा देखिए लेट रूल जो है, लेट वाले वाक्यों को भी क्या कहा जाता है, लेट वाले वाक्य भी इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, और लेट कई सारी चीजों को बता सकता है। तो हमने यहां पर जो लिया है वो आपका लेट रूल इसीलिए लिया है। देखिए अब लेट के अंदर दो तरह के वाक्य होते हैं कि लेट में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने कहा कि लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, और इस एक मैं ये कहूं लेट मी वॉच द मूवी। समझिए यहां पर हमने कहा लेट मी प्ले हेयर, एक हमने कहा लेट अस हेल्प हिम। अब देखिए अब बात आती है कि जब लेट के बाद अगर अस होता है बच्चे, तो वो किसको दिखाता है, सजेशन को दिखाता है। और लेट के बाद अगर इसके अलावा क्या हो और प्रोनाउन हो, तब वो क्या दिखाता है, परमिशन को दिखाता है। अब लेटस जब हमारे पास है तो वो किसको दिखाएगा, सजेशन को दिखाएगा, और सजेशन को दिखाएगा तो हमें क्या यूज करना है, तरीका सजेशन के लिए शुड का प्रयोग होता है। तो यहां फिर वही बात आती है, शुड का ही प्रयोग करना है। अब इस वाक्य में देखें तो ये हमारी एक वर्ब है और इस वर्ब के बाद एक और ऑब्जेक्ट है। इज इट ओके? तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और हमें शुड बी का हम प्रयोग करेंगे, और वही प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सजेशन है तो। लेकिन अगर सजेशन नहीं है यानी कि परमिशन है, तो परमिशन है तो देखिए इस वाला ये लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, इस बात का ध्यान रखें, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ था। इसीलिए मैंने कहा कि लेट जो है वो क्या हो सकता है, वो परमिशन को बता सकता है, सजेशन को बता सकता है, बताए किसी को भी, लेकिन लेट के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। इस बात को समझिए। जब परमिशन की बात करता है तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम बनाया सब्जेक्ट, आई मे बी अलाउड। देखिए मे का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है कि परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए यूज किया जाता है, तो ये हमें अपनी तरफ से यूज करना है, आई मे बी प्लस V3, ताकि ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया पैसिव वॉइस का। तो आई मे बी अलाउड टू प्ले हियर, ये जो प्ले है ये यहां पर क्या हो गया, टू प्ले हियर। हैव यू गॉट इट? तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। परमिशन हो तो आपको इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और क्या करना है, मे बी अलाउड यूज करना है। और अगर नहीं है तो आपको क्या यूज करना है, शुड बी का प्रयोग करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह रहेगी। ये पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है, ये आप लोगों को बताई जा चुकी है। तो देखिए ये बात थी हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर के। और यहां पर जो है एक बात और जो है हमारी उसको देखिए। अब अगली जो बात है कि व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, अब तक बात हो रही थी ऑब्जेक्ट है, अब बात आती है कि देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम कहें लेट अस स्टे हियर, लेट अस स्टे हियर। अब यहां पर जो स्टे वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर देखिए हमने कहा इसको जब ऑब्जेक्ट नहीं हो और वो सजेशन को बता रहा है तो हम यूज करेंगे इट इज सजेस्टेड। क्या करेंगे,
इट इज सजेस्टेड दैट का यूज करेंगे और सजेशन के लिए वही हमें शुड का प्रयोग करना है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर। तो यहां पर हमारे पास इस वर्ब का, स्टे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है और स्टे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम करेंगे इट इज सजेस्टेड, सजेस्टेड के बाद दैट और वी शुड स्टे हियर। हैव यू गॉट इट? सजेशन के लिए शुड का प्रयोग है इसलिए शुड। अब यहां पर शुड भी स्टेट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, पैसिव वॉइस ये बना चुके हैं। हैव यू गॉट इट? क्लियर है? लेट अस स्लीप हियर ये आप लोगों के लिए है, आप कमेंट में करके बताओगे। ये आप कमेंट में इसका आंसर देंगे सभी व्यूअर्स, ठीक है। और यहां पर आप लोगों की जो पैसिव वॉइस है उसको हम रोकते हैं। ये हमारी आज देखिए 3 क्लासेज हो चुकी हैं हमारी पैसिव वॉइस को लेकर के। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के डिस्कशन को हमने 3 क्लासेज ली हैं और इसमें हमने असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, तीनों का जो भी सारी चीज़ें थी हमने सारी की सारी चीज़ें कंक्लूड कर ली हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी कॉन्सेप्ट के अंदर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आए, आप इनकी प्रैक्टिस करना, और कोई दिक्कत आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज को यहीं रोकते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच।